नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज वाले वीडियो में अपन लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का जो मॉडल क्वेश्चन जैक बोर्ड ने प्रोवाइड करके रखा, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। कितने देर में ये सॉल्व होगा वो तो नहीं बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तकरीबन आपका 1.5 घंटा के आसपास ये वीडियो का लेंथ होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैप्टर नंबर 1 का मैराथन क्लास नहीं देखा या वन शॉट वाला क्लास नहीं देखा, वो तकरीबन 1 घंटा का है, तब उसे एक बार देख लेना। इसके बाद ये वाला वीडियो देखोगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। उस वन शॉट वाले वीडियो में 1 घंटा में जो भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं या थ्योरी होता है, वो अपन ने उसमें बता रखा है। ठीक है, आप जानते हो, देन वेल एंड गुड। अभी आप इस पे काम कर सकते हो वीडियो को देखकर। सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1। कहाँ चले गए क्वेश्चन? सबसे पहले तो कुछ ऑब्जेक्टिव है ना। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फटाफट से 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी आपको बताया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आ भी गया है ना। इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। पहला ऑप्शन में टोटल चार्ज इज कंजर्व। हाँ जी, कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये चार्ज कंजर्व रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये भी पॉसिबल है। 2 टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी भी सही है आपका। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सर्कुलर लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन नहीं होता है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। याद है ना, ये ऑप्शन नंबर डी ए का डी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। कहता है पॉसिबल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अपन लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? N ही होता है, क्योंकि यही आपको बताता है, जानकारी देता है कि चार्ज आपका पॉसिबल है या नहीं है। इसको उल्टे करके लिख लिए, N इक्वल टू Q। ऑप्शन नंबर 1 के लिए चेक करते हैं। 2 का ऑप्शन नंबर 1 के लिए Q का मान कितना दिया हुआ है? Q का मान आपका गिवन है 5.8 इंटू 10 की पावर -18 और Ne। अब E को क्या करेंगे? इधर भेज देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 5.8 इंटू 10 टू दी पावर -18। E को इधर भेजते हैं। E का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अगला स्टेप में जाएंगे तो 5.8, ये पॉइंट पॉइंट दोनों उड़ गया, यहाँ पे क्या बचेगा? 58/16। और ये देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा या घट जाएगा है ना। तो -18 या जुड़ जाएगा घट जाएगा, बात बराबर है, क्योंकि ये निगेटिव में ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो ऑलरेडी जुड़ जाएगा। तो +19 कर दिए। ठीक है, अब जरा देखो ये दोनों 2 टाइम्स में जाएगा, ये कितना चला गया? 2 दूना 4 और ये हो गया 2 नाम 18, ये 2 8 16, 29/8 आ रहा है। और ये गुना में इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे 290/8 आ रहा है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? अपन ने सॉल्व करके रखा ताकि हमारा टाइम बच जाए, है ना। तो 36 पॉइंट समथिंग आएगा, 36.25 आएगा। तो देख सकते हो n का मान यहाँ पे इंटीजर नहीं आया है। इंटीजर आता तो पॉसिबल होता, तो मतलब ये तो नॉट पॉसिबल है। इसने पूछा है पॉसिबल कौन सा है, तो ए नंबर ऑप्शन को चेक करने आए, वो निकल गया नॉट पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए चेक करते हैं, फटाफट आ जाओ, है ना। ऑप्शन नंबर 2 में n बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। Q का मान क्या दिया हुआ है? 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -18। ठीक है, और ये E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये पॉइंट पॉइंट उड़ गया, ये माइनस ऊपर जाके जुड़ जाएगा, बेस सेम है ना। तो 32/16, तो 10 की पावर -18 प्लस 19, तो ये 16 दूना 32, 2 हो गया। यहाँ से पावर सॉल्व होके 10 बच रहा है, तो ये हो गया 20। n का मान अभी कैसा आ गया? इंटीजर है। यस, ये पॉसिबल है। इंटीजर है तो पॉसिबल है, इंटीजर नहीं आता है तो नॉट पॉसिबल है। तो इसने पूछ रखा है कौन सा पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे। बी भी आपका सही नहीं होता, नॉट पॉसिबल होता। पहले सी के लिए दौड़ा लगाते हैं। ठीक है, इस तरह सारे ऑप्शन को चेक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि इफ ए चार्ज ऑफ ए बॉडी इज 1 नैनोकूलम, है ना, किसी बॉडी पे चार्ज कितना है? 1 नैनोकूलम। देन हाउ मेनी
एक्सेस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, कितना एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉडी में, ये अपने को बताना है। ये बेसिकली यही एन निकालना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एन ई इक्वल टू क्यू होता है, और क्यू बराबर कितना दिया है 1 नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, याद है ना। अब इधर देखो एन ई, एन बराबर क्या है 10 की पावर -9, 1.6 इंटू 10 की पावर -8, 19। ये 19 ऊपर जाएगा जुड़ जाएगा तो 1/16 1.6 इंटू 10 की पावर -9 और प्लस 19 हो गया। जब पॉइंट को उड़ा देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो 10 बटा, और ये कटा भी देते हैं, है ना, 2 पंचे 10 और ये 2 अठे 16, तो 5/8 आ गया। गुना इधर देखो 10 की पावर कितना आ रहा है 9 तो चला गया, 10 बच रहा है, ठीक है। अब 5/8 को अब इधर साइड में भगा दे दो 8 से, तो ये पॉइंट आ गया, 0 आ गया, 8 छक 48 हो गया, ठीक है। 2 बच रहा है, फिर एक 0 उतार ही लेते हैं, याद है ना, पॉइंट है तो 8 दूना 16 हो गया, और ये कितना बचेगा 4, फिर पॉइंट है तो एक 0 उतार लेते हैं, तो 8 पंचे 40, तो टोटल इतने आ रहा है इन दोनों का डिवीजन। यहाँ पे लिखेंगे 0.025 इंटू 10 की पावर 10। एक काम करते हैं, एक 10 इससे उधारी ले लेते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक 10 इससे उधारी लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आगे की ओर बढ़ जाएगा, इतना गुना, और यहाँ क्या को 10 बचेगा, 9 को बचेगा, तो 9 को हो गया। तो ये आपका इतना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 10 की पावर 9 वाला एक भी ऑप्शन नहीं है। 10 की पावर 9 वाला एक भी ऑप्शन नहीं है। इन्होंने कौन सा ऑप्शन को सही बोला है, ऑप्शन नंबर सी को सही बोला है, और वहां पे है 10 की पावर 27, तो थोड़ी सी गड़बड़ है, प्रिंट में मिस्टेक हो गया होगा, 10 की पावर 27 ना होके 10 की पावर 9 होगा वहां पे, ठीक है, सही कर लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ देंगे, ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है तो आई थिंक ऑप्शन ही प्रिंट मिस्टेक होगा, क्योंकि 6.25 तो मैच हो रहा है, 10 की पावर मैच नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे 9 होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में 9 होता तो सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4, 2 चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस पे 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज रखे हुए हैं, एक्सर्ट ए फोर्स एफ, फोर्स एफ लग रहा है, अपन लोग जानते हैं ये भी, है ना। इफ द चार्ज आर हाफ्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन द ईच चार्ज। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि 2 चार्ज रखे हुए हैं अपने पास, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो क्यू क्यू मान ले दोनों को, पहले आर डिस्टेंस है तो फोर्स निकाल लो, फोर्स बराबर के Q1 Q2, यहाँ तो दोनों क्यू क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब कहता है कि दोनों के चार्ज का क्या कर दो, डबल कर दो, ये 2Q हो गया, ये भी 2Q हो गया, और डिस्टेंस को भी क्या कर दो, डबल कर दो। अब फोर्स निकालो, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा के क्यू, लेकिन क्यू की जगह क्या है 2Q है, इंटू दूसरा वाला क्यू, तो ये 2Q है, ठीक है, और नीचे डिस्टेंस क्या है 2R, ये स्क्वायर कर दो, तो देखो 2 दूना 4 हो गया, 4K, और ये क्यू 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 स्क्वायर हो गया। गाइस यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है, नहीं 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 उल्टा कर दिया क्या, ये आपका आधा बोला है, सॉरी गाइस मिस्टेक हो गया, सिली मिस्टेक, चलो कोई दिक्कत नहीं, चार्ज को अपन लोग आधा करना है यहाँ पे, है ना, हाफ। तो फोर्स बराबर क्या आ जाएगा के Q/2 इंटू Q/2 अपन डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है 2R का स्क्वायर, तो ये क्यू 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 स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 है, 2 गुना 2 तो 4 हो गया, तो 1/4 के क्यू स्क्वायर, अपन में देखो 2 का स्क्वायर 4, R का स्क्वायर R, ये 4 गुना 4 कितना हो गया 1/16, और इधर क्या बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। ये कौन वाला चीज है आपका, यही वाला, इसको यदि आपको न्यू मानता हूँ, इसको ओल्ड मानता हूँ, तो आपका यहाँ पे फोर्स न्यू बराबर आ रहा है, इसके जगह फोर्स ओल्ड लिख दो, तो फोर्स ओल्ड बटा 16, तो वो फोर्स का 16 टाइम्स हो जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चा जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स के लिए न्यूटन आ जाएगा, चार्ज के लिए कूलम आ जाएगा, तो न्यूटन पर कूलम हो गया आंसर, कौन सा
डी नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। गाइस अपन लोग जानते हैं ना, इसे बहुत क्वेश्चंस आता है, फटाफट से थ्योरी को कंप्लीट कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब यहाँ पे डायपोल को रखोगे, डायपोल अपोजिट नेचर का होता है, ये पॉजिटिव मान लिए, ये निगेटिव मान लिए, तो गाइज इस पे जो नेट फोर्स लगता है ना वो जीरो होता है, एफ नेट बराबर कितना होता है, जीरो। लेकिन टॉर्क इसमें लगता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। टॉर्क इसमें लगेगा, नेट फोर्स जीरो होता है। इसी के यहाँ पे आपको 2-3 आंसर देना है, सुनना ध्यान से फटाफट, क्योंकि ये क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा तो घूमेगा तो पॉजिटिव चार्ज एक बार आगे आ जाएगा। जब ये आगे आएगा तो अपन लोग डायपोल का डायरेक्शन को आगे बोलते हैं, इधर पॉजिटिव, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आगे। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का बीच का एंगल कितना हो जाएगा, वही थीटा होता है, जीरो हो गया। तो इस केस में टॉर्क बराबर क्या होगा, जीरो। और इसी को अपन लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद रहेगा आपको। अच्छा सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज पीछे आ जाए, क्योंकि घूम रहा है तो कभी तो पीछे आएगा। जिस दिन पीछे आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, उस दिन डायपोल का डायरेक्शन पॉजिटिव उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस केस को अपन लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन के नाम से भी पूछ सकता है। इस समय एंगल कितना हो गया, पहले तो जैसे था तो 0 डिग्री था, अब ये घूम के कैसा आ गया, पीछे आ गया पॉजिटिव वाला, तो कितना डिग्री का एंगल कवर कर लिया, 180। तो 180, तो यहाँ पे थीटा बराबर 180 रखोगे तो अगेन टॉर्क बराबर क्या मिलेगा, जीरो। तो टॉर्क का दो वैल्यूज पे जीरो मान आ रहा है, एक तो 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। 0 डिग्री वाले पे स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और 0 डिग्री वाले पे डायरेक्शन दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का। और यहाँ पे अनस्टेबल में डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। कट चलो जी, तो क्या एक्ट होता है, फोर्स तो नहीं लगता है, टॉर्क लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी फॉर बॉम्बे, है ना, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज। फोर्स पर यूनिट चार्ज अभी तुरंत बात की है इधर, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, अगेन बी फॉर बॉम्बे, 7 का बी नंबर। 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टू चार्ज ऑफ ए स्फीयर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस और डी exert a force F on each other if charges are doubled and distance between them is doubled। चार्ज को भी डबल कर दिया, डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, तब जो फोर्स आएगा, फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। दो स्फीयर है, गोला, मैं छोटा गोला मान लेते हैं Q1 चार्ज है, इधर भी छोटा सा गोला ले लिए Q2 चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो फोर्स न्यूटन के कूलम्स लॉ से K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये छोटा गोला का चार्ज को डबल कर दिए Q1, ये भी छोटा गोला का चार्ज को डबल कर दिए 2Q2 कर दिए। आप इसमें फोर्स और डिस्टेंस को भी डबल कर दिए, तो फोर्स बराबर कितना आएगा, न्यू वाला K Q1, तो पहला 2Q1 मिलेगा इंटू दूसरा चार्ज 2Q2 मिलेगा, डिस्टेंस का स्क्वायर 2R का स्क्वायर। गाइस यहाँ से देखो तो क्या आ रहा है, 4, 2 गुना 2 4 K Q1 Q2। गाइस यहाँ देखो 2 का पावर 4 हो गया स्क्वायर और R का स्क्वायर R हो गया, गाइस 4 4। देखो F न्यू जो है यही वाला वापस मिल गया, और ये कौन था, ये वाला था। तो फोर्स में कोई बदलाव नहीं होगा, वापस से वही फोर्स मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ए पॉजिटिव चार्ज ग्लास रड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। क्योंकि चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव है, तो जो अट्रैक्ट कर रहा होगा जिस मटेरियल को, उसमें नेगेटिव चार्ज तो होगा ही होगा, साथ में वो न्यूट्रल भी रहेगा तब भी अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव वाला तो समझ में आ गया, न्यूट्रल वाला नहीं समझ में आया, समझाता हूँ फटाफट से। देखो इधर, देखो ये एक रड है, मान लेते हैं इधर आप पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, यदि इसमें नेगेटिव चार्ज होगा तो खट से अट्रैक्ट करेगा, ये तो जानते ही हो आप। लेकिन इस पॉजिटिव, इसमें न्यूट्रल है, बॉडी कैसा है, न्यूट्रल है गाइस। तो इसमें ना ऐसे बैठे होंगे चार्ज वाले लोग, एक पॉजिटिव सेंटर में और इसका न्यूक्लियस में, और नेगेटिव चार्ज होगा चारों ओर, ऐसे होगा, याद है, ये दोनों मिलके एक न्यूक्लियस बना दिए मान के चलो। उसी तरह करोड़ों न्यूक्लियस होंगे,
पॉजिटिव न्यूक्लियस में और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो नेगेटिव चार्ज। ये एगो न्यूक्लियस, तो गाइस सोचो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसमें भी है बट न्यूक्लियस के अंदर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, न्यूक्लियस के अंदर फोर्स लगेगा। तो एक टाइम आएगा ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन पॉजिटिव वाले को क्या कर देगा, दूर भगा देगा, और निगेटिव वाले लोग हैं तो अट्रैक्ट होगा। तो निगेटिव वाले लोग सरफेस के इस साइड आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले लोग, पॉजिटिव चार्ज है इसीलिए सरफेस के उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो देखो न्यूट्रल था ना, फिर भी ये तोड़ के क्या कर दिया, चार्ज क्रिएट करा दिया। तो फोर्स अगेन लगेगा ना, तो निगेटिव चार्ज होगा तब तो लगेगा ही लगेगा, न्यूट्रल रहेगा तब भी लगा देगा ये फोर्स। थोड़े दिन के बाद लगाएगा, लॉन्ग टाइम के बाद लगाएगा, लेकिन लगाएगा जरूर, क्योंकि इन दोनों को अलग करने में टाइम तो लगेगा ना इसको, है ना। चलो जी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कोलकाता, आइदर नेगेटिव और न्यूट्रल, ये सही हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10, द सरफेस कंसीडर फॉर द गॉसियन लॉ इज कॉल्ड। गॉस लॉ में जो सरफेस कंसीडर करते हैं उस सरफेस का नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। ये तो इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का गॉस लॉ याद है ना, गॉसियन सरफेस बोलते हैं इसको। 10 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 10 का सी नंबर। 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ ए स्पेयर ऑफ ए बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। भाई कैसा बॉडी में आप दे रहे हो चार्ज, बैड कंडक्टर में। बैड कंडक्टर है तो चार्ज तो पहले डिस्ट्रीब्यूट उसमें होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि कंडक्टर कैसा है, बैड है। बैड कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन थोड़े दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते हैं, तो ना ही सरफेस में रहेगा, वो पहले जाबे नहीं करेगा, है ना। लकड़ी में चार्ज आप क्रिएट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, तो जाबे नहीं करेगा। इनसाइड द सरफेस, ये भी गलत हो गया। ओनली इनसाइड द सरफेस, ये भी गलत है, कहीं नहीं होगा, चार्ज उसमें क्रिएट होगा ही नहीं बैड कंडक्टर में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी, है ना। 11 का डी, डी फॉर दिल्ली। 12 नंबर ऑप्शन, 12 नंबर, ये खतरनाक क्वेश्चन है। द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब with side of length a if charge q is placed at a corner of the cube। क्वेश्चन ऐसा है, इमेजिन करके लिखना है ना। क्वेश्चन कैसा है आपका, गाइस इस वाले पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। एक डब्बा ये दिख गया, अपन लोग जानते हैं गॉस लॉ से जिस चार्ज के अबाउट अब इन लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, वो वाला फ्लक्स उस वाला पॉइंट चार्ज को क्या करना पड़ेगा, एक गॉस सरफेस से क्या करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस से घेरना पड़ेगा। तभी तो अपन लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अभी नीट है गॉसियन सरफेस लेने का। गॉसियन सरफेस लेने का तरीका देखना, ध्यान से देखना। एगो क्यूब इसके कॉर्नर में था, इसी कॉर्नर को टच करता हुआ और एगो क्यूब ले लेते हैं यहाँ, ऐसा कैसे बनाएंगे, बस इमेजिन करना 3D में। एगो क्यूब ये हो गया, इसके जस्ट बगल वाला क्यूब, गाइस इसके जस्ट ऊपर भी एक क्यूब होगा, इसके जस्ट एक ऊपर क्यूब होगा। एगो क्यूब, दोगो क्यूब, तीनगो क्यूब, चारगो क्यूब, 3D में इमेजिन करना, ठीक है। 4गो क्यूब ऊपर में हो गया और एक अभी भी ये क्लोज नहीं हुआ है, तो गाइस इसके नीचे भी और 4गो क्यूब ले लिए। एगो यहाँ पे होगा, एगो यहाँ पे होगा, इसके पीछे एगो क्यूब इसके नीचे होगा, इसके पीछे भी एक क्यूब होगा जो इस वाले क्यूब के नीचे होगा। तो टोटल कितने क्यूब हो गए, ऊपर में 4 क्यूब दिख रहा है, ये वाला पॉइंट चार्ज है। एगो क्यूब यहाँ पे ले लिया ऐसा, एगो क्यूब यहाँ पे ले लिया, एगो क्यूब यहाँ पे ले लिया और एगो क्यूब यहाँ पे ले लिया। ऊपर में कैगो क्यूब हो गया, 4गो। सेम फोटो नीचे भी बना लिया, इसके नीचे एगो क्यूब, इसके नीचे एगो क्यूब, इसके नीचे एगो क्यूब, इसके नीचे एगो क्यूब, ठीक है। और चारों क्यूब का डायमेंशन 8 क्यूब, 8गो क्यूब हो गया, 8गो क्यूब का डायमेंशन हो गया। तो गाइज आज जब 8 क्यूब को मिलाओगे तो एक बड़ा वाला क्यूब मिलेगा, ठीक है। देखो क्या दिख जाएगा आपको, बड़ा वाला क्यूब। इस बड़े वाला क्यूब के लिए, इस बड़े वाला क्यूब के लिए ये वाला चार्ज कैसा है, बिल्कुल सेंटर में। और इसी बड़ा वाला क्यूब को अपन लोग बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्या बोल देंगे, गॉसियन सरफेस। समझ में आ रहा है, लॉजिक आ रहा है। तो इस बड़े वाला गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू इनसाइड। क्यू इनसाइड क्या है, क्यू चार्ज है मान लेते हैं, तो अपन क्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो अपने को ये बड़ा वाला गॉसियन सरफेस की वजह से थोड़े बोला है, अपने को क्या बोला है, एक क्यूब की वजह से निकालो, जो अंदर में छोटा छोटा क्यूब है ना, उस एक क्यूब की वजह से। तो अपन लोग जानते हैं इस बड़ा वाला क्यूब को बनाने के लिए कितने क्यूब जिम्मेवार हैं, 8गो क्यूब जिम्मेवार है। और स्केलर क्वांटिटी होता है फ्लक्स, तो अपन लोग
आराम से जोड़ घटाव कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई वेक्टर तरीका लगाने की जरूरत नहीं है ना, अलग से स्केलर क्वांटिटी है इसलिए। तो और सारे सिमेट्री है, तो 8 गो क्यूब मिल के, 8 गो क्यूब मिल के, ये वाला क्यूब मान लो, 8 गो क्यूब मिल के एक बड़ा वाला क्यूब बना रहा है। तो बड़ा वाला क्यूब में जो फ्लक्स होगा वो 8 के बराबर होगा। तो मान लेते हैं, क्योंकि सब में फ्लक्स सेम होगा ना, क्योंकि सिमेट्री से सब सेम है, तो 8 गो क्यूब में फ्लक्स, एक गो क्यूब में मान लेते हैं 5e फ्लक्स है, तो 8 गो मिला देंगे तो 8 क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो बड़ा वाला फ्लक्स के बराबर होगा, बड़ा बड़ा क्यूब का फ्लक्स। तो बड़ा वाला क्यूब का फ्लक्स कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक गो क्यूब की वजह से निकालना है, तो 8 को उधर भेज देंगे, खट से ना आ जाएगा ना आंसर। तो 5e बराबर हो जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन नंबर क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ए फॉर एप्पल। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होते हैं ना वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रॉपर्टी में अपन लोगों ने देखा था। तो कहता है इसमें से कौन सा देता है, फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ, हाँ फील्ड का स्ट्रेंथ को बताता है, ये भी पूरा जानकारी देता है, याद है ना वो सर्कल और सर्कल लेके करते थे अपन लोग। डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन को बताता है। नेचर ऑफ द चार्ज, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बाहर की ओर आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का नेचर होगा, यदि अंदर की ओर आ रहा है तो नेगेटिव नेचर का होता है। ऑल ऑफ दिस, हाँ ये कौन सा 13 का ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये 12 नंबर था, 13 नंबर का ऑल ऑफ दिस, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 12 का ए नंबर ऑप्शन सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13, अच्छा 13 ही था, 13 तो कंप्लीट हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिंगल नेगेटिव चार्ज। सिंगल नेगेटिव चार्ज की वजह से आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होता है, अंदर की ओर आता है। ये नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। कौन सा फोटो मैच कर रहा है, मैच करा लो फोटो आप, बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे मैच कर रहा है आपका, ठीक है। तो 14 आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज करता है बताओ आप, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ये बताना है आपको। सोच लिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है आपको कि चार्ज कांट बी क्रिएटेड, नहीं चार्ज को अपन लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह अपन लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना क्रिएट कर सकते, ये दोनों बात तो सही है ना। द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये भी बात सही है। साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इज परमिसिबल, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारे ऑप्शन सही हैं। अब क्या किया जाए, क्योंकि चार्ज को तो क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, वो भी सही है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अपन लोग जानते हैं ये भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा नंबर भी सही है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स का चार्ज कितना रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये वाला मैंने आपको बताया था शायद मैराथन क्लास में, है ना, वन शॉट की क्लास में, बट उसको क्रॉस करवा दिया था, मुझे लगा था इतना दूर तक नहीं आएगा जैक बोर्ड, बट देखो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा है, तो सारे ऑप्शन सही हैं यहाँ पे। तो अपन लोगों को अब ध्यान से काम करना पड़ेगा कि कौन सबसे सटीक वाला सही है, उसको आंसर टिक मार्क करना है। गाइस सबसे सटीक वाला सही है डी नंबर ऑप्शन। सोच के देखो आप, जब आप इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो एक बॉडी से तो इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है, उसी टाइम दूसरे बॉडी में गेन कर रहा होता है। फिर से मान लो ये एक बॉडी है, ये दूसरा का बॉडी है, चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ, इस वाले से इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज हो रहा है। उसी दौरान जब ये नेगेटिव हो रहा था तो उसी दौरान ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन कमी को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज, दोनों काम एक साथ होता है, इलेक्ट्रॉन जिसमें गया नेगेटिव और उसी टाइम जिससे गया उसमें पॉजिटिव, तो साइमल्टेनियसली काम हो रहा है यहाँ पे, एक साथ जिस काम को बोलते हैं उसको साइमल्टेनियस बोलते हैं। तो सबसे सटीक आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16,
ये 15 का आंसर था, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। चलो, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है आपको। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको दो तीन बातें बताता है। एक तो बताता है कि चार्ज को आप टुकड़ा नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन को, और किसी इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम कितना चार्ज आ सकता है वो भी क्वांटाइजेशन से बताता है। लेकिन सबसे तगड़ा वाला कौन है, दोनों ऑप्शन आ जाए तो, कि चार्ज को अपन लोग इलेक्ट्रॉन को अपन लोग टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो टुकड़ा नहीं करेंगे तो मिनिमम कितना आ सकता है, उसी से ज्यादा आएगा, उससे और कम नहीं आ सकता है। किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, अब इससे टुकड़ा नहीं कर सकते। इससे टुकड़ा का मतलब हो गया आधा इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, इस तरह तिहाई इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते। तो मिनिमम कितना हो सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन में चार्ज हो सकता है, तो वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इससे ज्यादा हो सकता है, 10 गो इलेक्ट्रॉन में चार्ज हो सकता है, 10 गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 गो इलेक्ट्रॉन, 25 गो इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो सकता है 125 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आधा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं होगा। आधा करने का मतलब इसे भी कम कर दिया आपने, तो कम नहीं हो सकता। तो मिनिमम कितना हो गया, ये इससे ज्यादा होगा हमेशा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन रूल ये बताता है आपको। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट है, ये तो बेकार ऑप्शन है। चार्ज हर बॉडी में रहता है। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, बट कौन सा पार्टिकल पे, फंडामेंटल पार्टिकल पे एग्जिस्ट करता है ना, ये भी ऑप्शन चला गया। देयर इज मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये वाला ऑप्शन सटीक है, क्योंकि वो बताता है क्वांटाइजेशन की मिनिमम कितना चार्ज पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सी फॉर कोलकाता सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। बहुत दबाव डाल के मैंने ये याद करवाया था आपको कि कंजर्वेटिव नेचर का होता है, नहीं याद है तो अभी सब याद कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव नेचर का, कंजर्वेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन। एक ही को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इसका मतलब समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सेम हो गया। देखो ऐसा है सिचुएशन, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिए, प्रोटॉन रख दिए, तो दोनों में फोर्स लगेगा। फोर्स बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। तो फोर्स तो ये आ गया आपका। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि दोनों में सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, तो अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। फोर्स बराबर एक दूसरा एक्सेलरेशन के टर्म में फॉर्मूला जानते हैं, F इक्वल टू एम ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है तो अपन लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या चाहिए अपने को, एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स में एम को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलरली फोर्स ऑन प्रोटॉन बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अपने को एक्सेलरेशन चाहिए तो मास को इधर जाके डिवाइड कर दो, तो फोर्स ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। अपने को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अपॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, तो यहाँ से लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अपॉन प्रोटॉन का एक्सेलरेशन। इसका वाला वैल्यू देखो यहाँ पे है एफ ई अपॉन एम ई, ये नीचे वाला डिवाइड ये हो जाएगा एफ ई एफ पी अपॉन एम पी। गाइस एम पी कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ये यही है आपका एफ ई, यही है आपका एफ पी, ये दोनों तो इक्वल है, याद है ना, चार्ज दोनों में सेम रहता है, खाली नेचर वाइज अलग होता है। दोनों में 1.6 इंटू 10⁻⁹ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल दिया है, तो यहाँ पे एफ पी इक्वल टू एफ ई है, तो ये दोनों कट गए, एम पी ऊपर चला जाएगा और एम ई नीचे रहेगा ही यहाँ पे। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सेलरेशन का रेशियो एम पी अपॉन एम ई, कौन सा ऑप्शन है, एम पी अपॉन एम ई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। गाइस ये वाला क्वेश्चन आप याद कर लो, ठीक है। क्यों,
नहीं तो जी, अभी तो जी का मान भी रखना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी m1, लेकिन यहाँ पे m किसको ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, m2, लेकिन m2 किसको ले रहा है, प्रोटॉन को ले रहा है, अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये जी आपको याद रखना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इधर, और यहाँ पे कहाँ रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिव सेंटर में। तो फिर से ये रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस याद करना पड़ेगा, तो लफड़ा है। तो एक से अच्छा काम ये है कि इसको रट लो, है ना। आओ रटते हैं जरा दोनों मिलके, अपन भी रट लेते हैं इसको। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ये नंबर इन्होंने बोल के रखा है, एक बार गूगल से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 बार ऑप्शंस गलत हो गए ना, तो अब डाउट होने लगा क्वेश्चंस पे ये सही है या नहीं है। यदि जैकबोर्ड ने इसको सही बोला है 4.10⁻15 को, तो अभी के लिए इसी को रट लेते हैं, 4 गुना 10 की पावर 52, 4 गुना 10 की पावर 52, 2-3 बार याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से चालू करते हैं, जल्दी। कोई डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, है ना। चलो जी, कहता है विच ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी कंप्रेस टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा कंडीशन है, याद है ना, 0 डिग्री वाला होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो सेम का अपन लोग पैरेलल भी बोलते हैं, है ना। तो आंसर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, कौन सा ओरिएंटेशन के लिए। आंसर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसी को छाप लोगे, व्हेन डायपोल मोमेंट वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और डायपोल मोमेंट भी इधर है, इसी को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अपन ने समझा दिया ना। आप सोचो बोर्डवा में लिखेंगे तो कितने टाइम लगेगा, है ना। आपको यही वाला आंसर लिखना है। और इसको लिखते कैसे हैं, पी पैरेलल ई, मतलब पैरेलल का मतलब हो गया दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा तो नॉट पैरेलल उसको बोलते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, नॉट पैरेलल को। और ये वाला केस क्या होता है, ऐसा वाला, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, एंड डायपोल ऐसा, ठीक है। याद रखोगे दोनों। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2, इफ रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इनक्लोज्ड ए चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंजेस। गाइस देखो, आप ऐसे समझ लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है एक चार्ज ले लो पॉजिटिव। अब इसको गॉसियन सरफेस पहले आप जो लिए थे, मान लीजिए ये गॉसियन सरफेस आपने लिया। अब कहता है इसका रेडियस r था, तो रेडियस को आधा कर दो। रेडियस को आधा करेंगे तो यहाँ, तो ये वाला रेडियस को मानते हुए एक सर्कल खींच दो, अगेन गॉसियन सरफेस। तो गाइस इस वाला गॉसियन सरफेस के लिए भी यदि आप लोग लिखेंगे फ्लक्स का मान बड़ा वाला, तब भी हम लोग का Q इनसाइड बाय E एप्सिलॉन नॉट होगा। चाहे छोटा वाला के लिए लिखेंगे तब भी हम लोग का Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया वाला तो कोई फैक्टर ही नहीं है इसमें। देखो ना, वो तो बोल रहा है कि एरिया रहता तभी ना आर पे डिपेंड करता, आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब चाहे छोटा वाला गॉसियन सरफेस लो, चाहे बड़ा वाला गॉसियन सरफेस लो, रेडियस को बड़ा छोटा कुछ कर लो, गॉसियन जो आपका फ्लक्स है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज रहेगा, है ना। तो बात समझा दिया ना आपको। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, तो देयर इज नो इफेक्ट द चेंज बाय द चेंजिंग ऑफ रेडियस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं होगा। यही वाला बात लिख देना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय दिस लिखा हुआ है, आंसर लिखा होगा। हाँ देखो यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, हिंदी वाला देखना, यदि किसी आवेश को घेरने वाली गॉसियन सतह की त्रिज्या, ये वाला लिखा हुआ है ना, उसके जस्ट टॉप में लिखा हुआ है, ऑन चेंजिंग द रेडियस ऑफ ए स्फीयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस रिमेन सेम। बस ये डायलॉग आपको याद रखना है। क्यों रिमेन सेम होता है ये बता दिया आपने। एग्जाम्पल में लिखोगे क्या, ये वाला वर्ड लिखोगे, समझ में आ गया। अभी अंडरलाइन करते हुए जाओ, आपका वो जो पीडीएफ है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए डायपोल, स्टेट इट्स एसआई यूनिट। कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या चीज है वो बताना है किसी डायपोल का। गाइस 2 बातों बताता हूँ, ध्यान से याद रखना आप। डायपोल एक सिस्टम को बोलते हैं, और उस डायपोल के स्ट्रेंथ को जो बताता है कितने तगड़ा है, उसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकली यदि डायपोल मोमेंट को डिफाइन करना होगा तो इस तरह से डिफाइन करते हैं। किस तरह से, डायपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एट द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस समय अपन लोगों का टॉर्क क्या होगा,
P के बराबर आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक किया है क्या? कोई दिक्कत नहीं, जो अपन लोग जानते हैं उसी को बोलते हैं। यहाँ आंसर देखता हूँ ना, थोड़ा डाउट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ समझाता हूँ। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका क्या पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा कहीं पे भी सिस्टम दिख गया ना तो इसको केवल डायपोल बोलेंगे, ठीक है गाइज। अब इस सिस्टम का यदि मुझे मैग्नीट्यूड पता करना है, मैग्नीट्यूड की स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं तो उसी को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। सिस्टम है तो ओनली इलेक्ट्रिक डायपोल, अब स्ट्रेंथ को बताना है तो उसे डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? P बराबर 2A इंटू क्यू, ये होता है डायपोल मोमेंट। अब कोई पूछेगा कि मैथमेटिकली डिफाइन करो डायपोल मोमेंट को, तो यही फॉर्मूला होता है, बट इन्होंने यहाँ पे टॉर्क लिख के रखा है, तो टॉर्क के टर्म में भी समझ जाते हैं। टॉर्क बराबर अपन लोग जानते हैं PE साइन थीटा, ठीक है। जब थीटा का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कैसे जानते हो आप। तो थीटा 90 डिग्री का मतलब हो गया डायपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में एंगल कितना हो गया 90। तो डायपोल ऐसा खड़ा हो चुका होगा उस समय, दोनों के बीच का एंगल 90, ये प्लस है तो डायपोल का डायरेक्शन इधर की ओर ये 90 डिग्री। तब जो डायपोल मोमेंट होगा यहाँ पे उसी को अपन लोग तब जो डायपोल का स्ट्रेंथ होगा उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे? डायपोल मोमेंट बोलेंगे। तो टॉर्क बराबर देखो क्या हो रहा है, PE साइन 90 डिग्री और PE इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो टॉर्क अपॉन E बराबर क्या हो रहा है? P हो रहा है। तो यही है आपका डायपोल मोमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए आपका? यूनिटी होना चाहिए, बात तो बोलना ही भूल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाए? 1 हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 1 रखोगे यहाँ तो टॉर्क बराबर क्या आ रहा है? P आ रहा है। तो यही है आपका डायपोल मोमेंट, यूनिट डायपोल मोमेंट। ऐसा भी जैसे 1 कूलम्ब 1 एम्पेयर को डिफाइन करते हैं ना, उसी तरह डायपोल मोमेंट ये वाला भी है, ठीक है। समझ में आ गया? अभी चलते हैं नेक्स्ट। ऐसा यूनिट यहाँ से देख लो आप, ये वाला तो डायपोल के बीच का डिस्टेंस होता है, तो ये हो गया सेंटीमीटर या मीटर में। ये वाला क्या हो गया? आपका चार्ज होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो कूलम मीटर बोलते हैं ऐसा यूनिट इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ओरिएंटेशन डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ए नंबर में पूछा है, स्टेबल होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अभी तुरंत बात किए ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का डायरेक्शन पैरेलल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसका किसका? डायपोल मोमेंट P और पैरेलल होगा E। स्टेबल इक्विलिब्रियम P ऑपोजिट हो, पैरेलल को ऐसे लिखेंगे, नॉट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है तो याद रखोगे आप, है ना। तो आप यही वाला डायलॉग लिख लोगे, यहाँ लिखूंगा तो टाइम जाएगा। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ए डायपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, बता दिया आपको। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ए डायपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल या नॉट पैरेलल, बात बराबर है, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फिजिकल क्वांटिटी जिसका SI यूनिट क्या है? न्यूटन सेंटीमीटर, न्यूटन कूलम का पर न्यूटन पर कूलम, ऐसे न्यूटन पर कूलम। इसको नीचे लेके आओ तो न्यूटन पर कूलम ऐसे लिखेंगे। तो ये तो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, न्यूटन का मतलब फोर्स हो गया, कूलम का मतलब चार्ज हो गया। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोलता है? कभी कभी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखना भूल जाता हूँ ना, तो शब्दों पे गौर कीजिएगा, वहां पे मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो इस साइड दिख ही रहा होगा आपको, ऐड कर दूंगा बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई शुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी जीरो इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज रहता ही नहीं है। गाइस ये आपको याद करना है, अपन ने बताया भी था, यदि आप उतना नहीं जानना चाहते हो तो अभी सब याद कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो जो चार्ज होता है ना, वो बॉडी के अंदर नहीं रहता है, वो बॉडी के सरफेस पे रहता है। और यही रीजन है कि जब अपन लोग तार ले जाते हैं ना, बिजली का बड़ी बड़ी तार, तो तार के अंदर में देखना एक लोहा का सरिया लगा हुआ रहता है। ऐसा मान लो ये टावर है बड़ा वाला, गाइस यहाँ से आप तार जैसे जोड़ के ले आओगे ना, बड़ा वाला टावर, ऐसे ऐसे देखिए ना, है ना, ये ऐसे 3 कोना वाला टावर। तो इस तार को आप ध्यान से देखना, कभी नहीं देखा है तो गूगल कर लेना। ये तार के बीच में ना एक मोटा सा लोहा लगा हुआ रहता है,
ताकि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाए। तो क्या लोहा से करंट इलेक्ट्रिक चार्ज जाता है? नहीं, बहुत कम जाता है। तो चार्ज कहाँ जाता है गाइस? इस चार्ज के ऊपर में ऐसे तार लपेट के भेज देता है, ऊपर ऊपर में तार रहता है ऐसे, है ना, बीच में लोहा रहता है, लोहा सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ऊपर ऊपर में जो सरफेस का ऊपर ऊपर है उससे पूरा चार्ज दौड़ता है, धन 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 दौड़ते रहते हैं। तो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रहता है। आप सोच के देखो, ये कंडक्टर है, जब हेजे चार्जे नहीं रहेगा तो चार्ज नहीं है, और चार्ज कहाँ चला गया? सरफेस पे, यहाँ आ गया। चार्ज दी सरफेस पे है तो जहां से चार्ज है वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड चालू होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चालू होगा, बाहर निकलते हुए, अंदर थोड़े जाएगा, बाहर निकलते हुए आ जाएगा ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आता है। तो क्या कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं। क्यों? रीजन क्या बताएंगे? क्योंकि उसके अंदर चार्ज नहीं रहता है, यही रीजन बोलेंगे और अपना आंसर लिख देंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यही रीजन भी दिया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर शुड बी जीरो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ चार्ज। चार्ज उसमें नहीं रहता है। एज इन स्टैटिक कंडीशन चार्ज रिमेन्स ओनली द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस ऑफ कंडक्टर में रहता है ये, ठीक है, याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, वाई मस्ट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द चार्ज कंडक्टर। गाइस ये प्रैक्टिकली देखा गया है, जब अपन लोग कंडक्टर को रखते हैं चार्ज करके, कंडक्टर को क्या प्रैक्टिकली देखा गया, ये आपको याद करना पड़ेगा ना, प्रॉपर्टी में मैंने आपको याद करवाया भी था। तो रीजन क्या डालेंगे इसमें, ध्यान से सुनो। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो गाइज यहाँ पे यदि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि ये जो चार्ज है ना, ये इधर नहीं दौड़ता, ऐसे नहीं दौड़ता है, ये इधर नहीं दौड़ता है, रिपल्सन हो रहा है तो भागेगा तुरंत, इसको फोर्स लगेगा। तो गाइज ये दौड़ता कहाँ? ये सीधा दौड़ता है, एकदम ऐसा, बिल्कुल चार्ज के कंडक्टर के परपेंडिकुलर दौड़ता है। तो अपन लोग जानते हैं कि जिधर बॉडी दौड़ता है उधर फोर्स लगता है, और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स को दिखाने के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस्तेमाल करते हैं। तो अपने को पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट को देखकर हमने डिसीजन ये लिया कि जरूर इधर फोर्स लग रहा होगा, जिधर फोर्स लगता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन को दिखाते हैं। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्योंकि इसके परपेंडिकुलर था, दैट्स वाई अपन लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अभी भी रीजन पता नहीं चला, तो आंसर कैसे देंगे? आंसर ऐसे देंगे कि जब अपन लोग किसी सरफेस पे टेंजेंट खींचते हैं या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट खींचते हैं, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन दिखाता है। तो इस पॉइंट पे अपन लोगों को पता है ऑलरेडी प्रैक्टिकली कि इधर की ओर आपका क्या है? फोर्स है। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे? छूटा हुआ लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को, यही लाइन आ जाएगा टेंजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही इधर है। टेंजेंट खींचते हैं तो वो टेंजेंट इस कंडक्टर का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। यही वाला रीजन देके आंसर बोल देंगे अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही दिया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सो दैट, इसलिए टेंजेंट ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L। L साइड का एक क्यूब है, उसके सेंटर पे एक Q चार्ज प्लेस करके रख दिए उसमें। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द ईच फेस ऑफ द क्यूब, ठीक है। ईच फेस ऑफ द क्यूब अपने को पता करना है। सेम कहानी जैसे वो क्यूब वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वैसे ही ये भी सॉल्व हो जाएगा खट से ना। देख लो आप, ये क्यूब है और क्यूब के सेंटर में यहाँ पे चार्ज रख दिए, तो इसका लेंथ कितना है? L लेंथ का क्यूब है, ठीक है। तो ये क्यूब को ही गॉसियन सरफेस मान लेंगे, तो क्यूब बराबर गॉसियन सरफेस मानेंगे तो फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही ना आ जाएगा। तो ये जो क्यूब बना है वो कै गो सरफेस से मिलके बना है? 6 गो सरफेस से। तो हर एक सरफेस पे एक गो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इससे इधर, ये बाहर वाला से ऊपर, पीछे वाला से पीछे की ओर निकलेगा ऐसे। तो कै गो सरफेस है? 6 गो सरफेस है। तो 6 गो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6,
और कमाल की बात है, इन छो सरफेस को मिला लेंगे तो एक क्यूब बन जाएगा। तो ये सबका जो सिंगल सिंगल फ्लक्स होगा, टोटल को जोड़ने पे क्यूब का फ्लक्स मिल जाएगा। और क्यूब का फ्लक्स कितना है? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि ये सारे सरफेस का एरिया सेम है, सब सिमेट्रिक से सेम है ना, एल लेंथ का है तो सबका एरिया क्यूब है तो सबका एरिया सेम हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर का सरफेस मिलेगा यहाँ पे। इसीलिए सबको लिख सकते हैं फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव, तो 6 फाइव हो जाएगा। तो क्यू नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक सिंगल की वजह से भी इसको उधर भेज देंगे तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे लिखा भी होगा, डायरेक्ट लिख दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब इज क्यू अपॉन 6 बाय एप्सिलॉन नॉट, 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप साथ साथ, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर सॉरी गलत पढ़ दिया, सॉरी, फिर से पढ़ता हूँ। वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉट फॉर्म क्लोज लूप? क्लोज लूप क्यों फॉर्म नहीं करता है? इसका 2-3 रीजन है। सबसे अच्छा वाला रीजन है जो इसमें लिखा हुआ, यही सबसे इजी रीजन है ना। बहुत सारे रीजन होते हैं, कंजर्वेटिव लगाएंगे, फिर वर्क डन बाय पाथ, इस तरह करके बोल बोल के, बट वो सब नहीं लगाएंगे। सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज है, जो बोल रहा हूँ उसको सुनना बस। ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला और यहाँ से बोलेगा कि अरे 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 ये तो मैं तो नेगेटिव चार्ज, मेरे पे आके तुम खत्म हो गए, क्योंकि इसका ये क्या प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में जाके खत्म होगा। नेगेटिव से निकलेगा नहीं तो सर्कल भी नहीं बनेगा, नेगेटिव से थोड़े निकलता है। इधर से भी पॉजिटिव निकलेगा, ये इधर जा रहा था, बोलेगा अरे उधर कहाँ जा रहा है, हम नेगेटिव है, आओ इधर आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा। गाइस, सर्कल होने का मतलब होता है, क्लोज लूप होने का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इधर से घूमता हुआ आया तो ऐसा चलाएगा और ये डायरेक्शन ऐसा। अब इसको क्लोज लूप मत बोलना, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखो यहाँ से है, फिर इसका डायरेक्शन इधर होके यहाँ आता तब क्लोज लूप होता है, लेकिन ये वाला लाइन का तो ऐसा है, मतलब ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहा है। तो क्यों क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहा है, यही रीजन अपन लोग यहाँ पे बोलेंगे। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और टर्मिनेट खत्म हो जाता है नेगेटिव पे, तो कभी वापस पॉजिटिव पे आके मिल नहीं पाता है, तो क्लोज बनता भी नहीं है। तो समझ में आ गया ना, यही चीज आपको बोलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर पढ़ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। बता दिया ना इधर। सो वन कैन रिगार्ड ए लाइन ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंडिंग ऑन ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दिस इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। समझ में आ गया, मतलब बता दिया था, यहाँ पे इंग्लिश वही मीनिंग लिख के रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर? इसको समझाता हूँ फटाफट से। देखो गाइस, अपन लोग जानते हैं किसी भी बॉडी पे एक टाइम पे ना एक ही डायरेक्शन हो सकता है। मान लो ऐसा एक बॉडी है ये वाला, इसको एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, तो बॉडी कहाँ जाएगा? इधर की ओर जाएगा या इधर की ओर जाएगा? गाइस, दोनों में से कहीं नहीं जाएगा, ये अपन लोग जानते हैं। बॉडी कहाँ जाएगा? जहाँ नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन कहाँ? इधर सामने की ओर होगा, दोनों के बीच में से कहीं निकलेगा, एफ नेट इधर जाएगा। तो उस खास टाइम पे इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, इधर इधर नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि बॉडी 2 डायरेक्शन में एक ही टाइम पे जा सकता है, ऐसा कभी पॉसिबल है? एक ही टाइम पे या तो गाड़ी आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, दोनों काम एक साथ हो सकता है कि आगे पीछे एक ही सेकंड पे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। लॉजिकली सोच के देखो, तो कोई भी बॉडी दुनिया का ले लो, वो एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन पे काम कर सकता है, या तो गाड़ी आगे जाएगी या तो पीछे आएगी। अब उसी पार्टिकुलर टाइम पे आगे पीछे डायरेक्शन नहीं हो सकता। ये वाली बात समझ में आ गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी होता है गाइस कि कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप ले लो, एक पॉइंट है, इस पॉइंट को छूता हुआ यदि टेंजेंट खींच दोगे, छूता हुआ लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, तो ये इधर की ओर एरो बनाओगे। इधर की ओर एरो क्यों बनाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहता तो एरो टेंजेंट के इधर बनाते। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट का डायरेक्शन को बताता है। तो इस पॉइंट को बॉडी की तरह मान लिए, तो इस बॉडी पे अभी एक डायरेक्शन है, मस्त है, टकाटक है, चलेगा, दुनिया में कोई रोक टोक नहीं है।
लेकिन गलती से भी दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया, ये वाला, ओहो अब तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ इस पॉइंट पे छूता हुआ लाइन कैसे खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा, छूता हुआ लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, याद है ना पॉइंट को। तो गाइज इस पॉइंट पे दो दो टेंजेंट आ गए, और क्योंकि टेंजेंट आपका डायरेक्शन को बताता है, तो एक ही टाइम पे एक बॉडी पर एक पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन है, क्या पॉसिबल है ऐसा? पॉसिबल नहीं है। अभी तुरंत आपको समझाया, या तो इधर जाएगी या तो इधर जाएगी, दोनों एक ही टाइम पे नहीं पॉसिबल है। तो क्योंकि ये दुनिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये दोनों शायद कभी कट भी नहीं करता होगा, क्योंकि कट करता तो दो गो दिखता, और दो गो अपने को देखने को मिलता नहीं है, इसका मतलब एक दूसरे को वो लोग कभी कट भी नहीं करते होंगे। तो यही रीजन देंगे यहाँ पे, क्यों नहीं कट करते हैं। कट करेंगे तो उसी टाइम पे दो डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो शायद यही रीजन भी बोला होगा यहाँ पे। आओ जरा चेक करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। इन केस टू लाइन्स ऑफ force intersect, there will be two direction of the electric field at that point of intersection, which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। कितना अच्छा अच्छा वर्ड में लिखा हुआ है ना, खट से ना समझ में आ गया आपको। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। गाइस अभी क्या करता है, एक डायपोल है जिसको एक क्यूब है जो इनक्लोज करके रखा है, ठीक है। तो डायपोल मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो डायपोल में एक खास प्रॉपर्टी होती है, क्या, जितना को नेगेटिव चार्ज रहता है ना उतना को पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो इस क्यूब को यदि हम लोग एक गॉसियन सरफेस मानेंगे तो फाई ई फ्लक्स लिखेंगे, तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू के अंदर तो दो दो चार्ज है, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज था, उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव जोड़ेंगे तो एगो प्लस एगो माइनस है, तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट, देखो ना ये दोनों इक्वल है, तो 0 बटा एप्सिलॉन, तो 0, तो फाई ई बनेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही नहीं। क्यों नहीं बना, रीजन दूसरा समझ सकते हो, यहाँ से निकल के एजे में खत्म हो जाता है, फ्लक्स कभी बाहर आता भी नहीं है, आता भी है तो वापस चला जाता है यहाँ पे। तो यदि सरफेस को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो बार कट करता है ना, एक बार गया वापस आया, तो भी फ्लक्स 0 रहता है, ठीक है। अदरवाइज ये वाला रिलेशन से आप समझ ही सकते हो, है ना। फाई इनसाइड का मतलब है इनसाइड चार्ज का सम करेंगे तो 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर, यही वाला चीज लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स due to a point charge enclose a spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased। कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। गॉसियन सरफेस का एरिया को बढ़ाओगे तो फ्लक्स थोड़े ना बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स का फोर्स बता दिया था ना, फ्लक्स बराबर क्या होता है, फ्लक्स ई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आप गॉसियन सरफेस को ऐसे काटी लो तब भी क्यू चार्ज को इनक्लोज करेगा, चाहे इतना बड़ा ले लो इतना बड़ा ले लो तब भी, है ना, आता है आपको, है ना, ठीक है। चलिए तो आंसर में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पढ़ रहा हूं मैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस रिमेन्स अनइफेक्टेड व्हेन इट रेडियस इज इंक्रीज्ड। कितना अच्छा दिया, समझा भी दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 13, रिलैक्स हो जाते हैं, सोचते हैं आराम से। अब इन सारी चीजों को अपन लोग कैसे कंप्लीट करेंगे वो बताता हूं आपको। ड्राइव नहीं लिखा हुआ है, डेराइव लिखा हुआ है, सॉरी गाइस। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने को टॉर्क निकालना है, ठीक है, जब डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, यहां बनाऊंगा तो वीडियो 3 घंटा पहुंच जाएगा, तो शॉर्टकट खोजते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पे देखो आप, एक थंबनेल दिख रहा है, ये थंबनेल वाला वीडियो पे जाके आप खुद पढ़ो, 5 मिनट का वीडियो है, सेम क्वेश्चन है, सेम जैक बोर्ड के लिए ही एक्सप्रेशन वहां पे बता के रखा हूं, आप फटाफट सीख लेना जाके, यहाँ बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ।
नोट डाउन करते जाना, जो जो थंबनेल लिखा के जा रहा हूँ आपको, या स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला थंबनेल आपको खोजना है यूट्यूब पे जाके, मेरे वाला चैनल पे, है ना। प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट फिजिक्स, डेरिवेशन ऑफ फिजिक्स के नाम से, जहाँ पे केवल अपन लोग डेरिवेशन ही प्रोवाइड करते हैं, चैप्टर वाइज सब मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ अपलोड हो गया होगा, कुछ बचा हुआ है तो कुछ अपलोड कर देंगे थोड़े दिन में, एग्जाम से पहले सारे चैप्टर अपलोड हो जाएंगे। तो डेरिवेशन वाले प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर लेना ये वाला थंबनेल। ये तो एक ऑप्शन हो गया, एक तरीका। दूसरा तरीका, डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर लेना, जो टाइटल यहाँ पे मेंशन है ना, यही टाइटल वहाँ पे भी मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में, उसके जस्ट बगल में उस पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक कर लोगे ढाई से पहुंच जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 लिख देंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो इस पे नहीं करेंगे अपन लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहा हूँ। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट, ए चार्ज Q is enclosed by a spherical surface of radius r, if the radius is reduced to half, how would be the electric flux through the surface changes। बस तीसरा टाइम रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना। कहता है अगेन वही, तो दो चीज को यहाँ पे इंक्लूड किया। पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन लोग डिफाइन कैसे करते हैं, किसी एक सरफेस से टोटल नंबर ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आप भी जानते हो। स्केलर क्वांटिटी है, अपन ने भी बता रखा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसका एसआई यूनिट अपन ने नहीं बताया है, आपको यहाँ से इसको याद करना है। तो याद कर लो आप, वोल्ट मीटर होता है या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, पर कूलम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर किसका यूनिट होता है, के का यूनिट होता है। ठीक है, कूलम्स लॉ का कांस्टेंट के का यूनिट होता है। याद कर लोगे इतनी छोटी छोटी बातें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, वो हम लोग का होता है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू फाई, E इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस आपको इतना लिखना है। इसके आगे आपको यहाँ पे जब देखोगे तो वहां पे लिखा है फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, ये आपको नहीं लिखना है ना। ये गॉस लॉ का फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो गॉस लॉ और आपका फ्लक्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशंस है, ये दोनों यहाँ से यहाँ जो इसमें लिख के रखा है, देख रहे हो, ये लिखा हुआ है E डॉट डी एस इक्वल टू फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला, ये तो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स गॉस लॉ के बीच में। गॉस लॉ कौन सा है, गॉस लॉ ये वाला है। ये वाला फिर क्या है, ये वाला भी फ्लक्स है, लेकिन फ्लक्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला जब लिखना हो तो ये वाला लिखेंगे, गॉस लॉ का फ्लक्स लिखना हो तो ये वाला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो ये वाला डिफिनेशन लिखेंगे। आप समझ में आया आपको, तो यहाँ वाला लिखेंगे अभी हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E डॉट डी ए, एरिया वेक्टर है, ये वाला निकाल के छोड़ देंगे, काम बन गया अपना। अब कहता है एसआई यूनिट तो लिखा हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है। क्वेश्चन नंबर 14, अभी देखो नेक्स्ट क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन डिस्प्ले पे आपको एक दिख रहा होगा थंबनेल, इस प्लेलिस्ट पे जाके आप चेकआउट कर लेना। थंबनेल को कैसे याद रखोगे, वीडियो का नाम, वीडियो का आपका क्या बोलते हैं उसको, वीडियो क्लासेस लिखा होगा, क्लासेस नंबर से याद कर लोगे, डेरिवेशन वाले प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लोगे, इजी है। सेम डेरिवेशन वहां पे किया हुआ है, पूरा नंबर मिलेगा, 100% नंबर मिलेगा, टेंशन ना लो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 चेकआउट कर लेना वहां पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, गिव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर दिया हुआ है दिस। इसको समझना पड़ेगा। अच्छा आ जाओ समझते हैं इसको। एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है आपका E बराबर 5 × 10⁻³
3 आई कैप। आई का मतलब समझते हो, एक्स डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन लगे हाथ तो यहाँ बना देता हूँ, ये एक्स डायरेक्शन है, ये आपका जेड डायरेक्शन बोल देता हूँ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन। तो यह रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या क्या बोला है ये। ठीक है, अभी के लिए इतना बोल देते हैं। तो इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस को आगे पढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन का अपन लोग चेंज आउट कर सकते हैं। कहता है फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। स्क्वायर कैसा होता है, याद है ना, ऐसा होता है, ये स्क्वायर है कितना, 10 सेंटीमीटर का। तो कहता है इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, ये वाला लाइन। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो सरफेस है वो कहाँ पे रखा हुआ है, ये अपने को पता रहना चाहिए, तभी तो वो एंगल उंगल निकालेंगे। यहाँ पे दिया है हुच प्लेन इज पैरेलल टू एक्स वाई, वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है गाइस। वाई जेड प्लेन का मतलब कौन सा हो गया, इस वाले प्लेन में रखा हुआ है, इस वाले प्लेन में आपका स्क्वायर है। ठीक है, ऐसा 10 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है वाई जेड वाला प्लेन में। अभी यहाँ पे आपको दिमाग से काम लेना पड़ेगा, तो मुझे बताने के लिए 2-3 पेन की नीड पड़ेगी, तो मैं ले लेता हूँ। आपको दिख रहा है वहां से, ये तो ब्लैक पेन है और ये मार्कर। चलो जी, ऐसा एक पेज ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। मेरे पास और भी कुछ है क्या, हाँ है, वेट। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है बट अपना काम बन जाएगा इससे। इसको स्क्वायर शेप का मानो आप। देखो गाइस, ये मेरा हैंड दिख रहा है आपको, यहाँ से अभी रखता हूँ, देखो आप। यदि ये वाला मेरा एक्स है, ऐसा, यदि ये वाला मेरा एक्स है, ये वाला जेड है, और ये जो बोर्ड के आपकी ओर जो आ रहा है ना, ये वाला ब्लैक पेन, ये वाला, तो ये वाला है आपका वाई। तो इसी प्लेन में आपका क्या रखा हुआ है, ये वाला स्क्वायर, ऐसा इसी प्लेन में दिख गया। ठीक है, तो बोर्डवा में कैसे बनाएंगे, दिक्कत हो जाएगा ना बनाना। तो यहाँ से समझ में आ गया, देखो ऐसा दिख रहा है। तो गाइज इस सरफेस का एरिया वेक्टर बताओ किधर होगा, ये ऐसा है, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो इसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस की ओर होगा, यहाँ से टॉप की ओर निकलेगा ना, आउटवर्ड परपेंडिकुलर जो सरफेस होता है। तो यहाँ से जब आगे की ओर निकलेगा तो इस डायरेक्शन में निकलेगा, इस डायरेक्शन में। ये वाला डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस है। समझ में आ गया बात, ठीक है। चलो फिर, तो एक्स एक्सिस में आप लोगों का इसका डायरेक्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका, यदि वाई जेड में रखा हुआ है तो जो बच गया उस डायरेक्शन में इसका एक्सिस होगा, एरिया वेक्टर। सोचो ये वाला एक्स जेड में रहता तो कौन सा बच गया, वाई, तो वाई डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता। अब और क्या बचा, और तो कुछ बचा ही नहीं। 3 गो तो प्लेन होता है, एगो में रखा हुआ है, एक्स जेड में रखता, जेड वाई में रहता, या फिर वाई एक्स में रहता, तो कौन सा बच गया एक्सिस, जेड, तो जेड एक्सिस में आपका डायरेक्शन जाता है एरिया वेक्टर का। समझ में आ गया, ट्रिक भी बता दिया, दिखा भी दिया, समझ में भी आ गया सब चीज। आ जाओ अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एरिया, सबसे पहले तो एरिया निकाल लेते हैं। साइड बराबर ए कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर चुपचाप रखे। 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को क्या चीज से डिवाइड कर देंगे, 100 से, तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा, है ना। 1 से डिवाइड कर दिए तो ये मीटर स्क्वायर में बदल गया। 100 से डिवाइड कर दिए तो ये नीचे 100 है और ये नीचे 100, या फिर मीटर ही यहाँ अंदर लिख दूंगा मीटर, तो मीटर बाहर आके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, चाहे बाहर लिख दो, बात तो बराबर है। यहाँ पे क्या लिख दिया, मीटर स्क्वायर लिख दिए। अब स्क्वायर का मतलब है 2 बार 100 आएगा, तो ये मीटर स्क्वायर। 100 तो पूरा पूरा कट गया, एगो जो 100 बचा ऊपर भेज देंगे तो 0.01 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया आ रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, पहला पार्ट में बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो अपन लोग जानते हैं ई डॉट ए बराबर कॉस थीटा, यही होता है। तो पहला केस में थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है।
एक्स वाई एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस में रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, एक्स एक्सिस में। और ये आई कैप का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या हो गया, दोनों का एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री ले लेंगे तो ई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5 × 10⁻3। एरिया का मान अभी अपन लोगों ने निकाला 0.01, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। फाइनल आंसर देखो, इसको उड़ाओ, नीचे 100 आएगा, 2 को 0 हटेगा तो 1 को 0 बचेगा, तो 10 बचे 50। 50 वोल्ट मीटर आपका क्या हो गया, वोल्ट मीटर। आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, वोल्ट मीटर को हटा के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये भी लगा सकते हो। ये एक पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब जो क्या है, ये स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना आप, चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फाई का मान है 1 2 3 टन। अब कहता है यदि जो मेरा प्लेन है, पूरा मिटा दिया, ई बराबर है आपका 5 × 10⁻³ आई कैप, और एरिया कितना था 0.001 मीटर स्क्वायर। सबको ऐसा यूनिट में बदल के अपन लोग सॉल्व करते हैं, और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो गाइस अभी समझो, ये वाला मेरा क्या है एक्स एक्सिस, ये वाला क्या है मेरा जेड एक्सिस। तो वाई एक्सिस ऐसे टॉप में होगा, तो जब टॉप में होगा ये बोर्ड के बाहर, तो ये वाला ऐसा रखा हुआ रहा, तो इसके साथ वाई के साथ इसका, ये देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये चार्जर बोल रहा हूँ, पावर बैंक, इस वाई एक्सिस के साथ कौन एंगल है, इसको ऐसे रख लेता हूँ, 0 डिग्री एंगल है। इसको ऐसे घुमा देंगे तो एक एंगल बन गया ना, देखो ऐसा ये एंगल बन रहा है ना, यही एंगल दिया हुआ है कितना डिग्री, 30 डिग्री। पहले तो इसी के साथ चिपका हुआ था ऐसा, लेकिन अब की बार कितना डिग्री एंगल बन गया ये, तो पेपर हुआ ऐसे घूम गया होगा, समझ में आ गया ना। तो ये वाला लाइन इधर ना आके इसके जस्ट पीछे, ये एगो लाइन दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे पूरा अपना वाला स्क्वायर शेप का शेप होगा। अब ऊपरा से देखोगे तो कुछ थोड़ा दिखाई देगा, तो मान लो, तो गाइज इस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसा होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आज भी आई के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आज भी इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ भी इस डायरेक्शन में होगा। तो गाइज देखो, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, ये वाला एरिया वेक्टर हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये वाला यदि पता चल जाए तो अपन लोग फॉर्मूला खर्च में लगा देंगे ना, ई ए कॉस थीटा। तो इस थीटा को निकालते हैं, आओ जरा सिमेट्री लगाते हैं दिमाग। गाइज ये वाला, यार हौस-पौच हो गया, रुक जा, ये मेरा ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये वाला एंगल यदि थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, अल्टरनेटिव एंगल है ना। और ये वाला कितना है, इस कंडक्टर का, इस सरफेस से, इस स्क्वायर जो है, स्क्वायर का एगो साइड जो दिख रहा है उससे 90 डिग्री पे रहता है। यदि ये मेरा पूरा 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, और यही काम था, यही निकालना था अपने, निकाल लिया ना। तो दूसरा केस में ये वाला फोटो बना दीजिएगा ऐसे, ठीक है। दूसरा केस में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। देन फ्लक्स बराबर, फ्लक्स ई बराबर ई ए कॉस 60 डिग्री। ई का मान है आपका 5 × 10⁻³ एरिया का मान है 0.01, और 60 का मान होता है 1/2। इसको तो सॉल्व किए थे, कितना आया था 50, और 1/2 आ गया, तो ये हो गया 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पर कूलम, ये आपका आंसर। ठीक है, पक्का ना। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन क्या, ये तो आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, एक बार पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ इट्स डायपोल मोमेंट P पैरेलल टू द फील्ड। पैरेलल, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किसका है, पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल है। तो एक नंबर में करना है, फाइंड द वर्क डन
इन द टर्निंग ऑफ डाइपोल टिल इट्स डाइपोल मोमेंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई। गाइस ये वाला जो है ना, ये वाला, ये अगला चैप्टर में आना चाहिए था इसमें, और सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी। वर्क का मतलब होता है जब आप वर्क कर रहे होते हो तो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, तो एनर्जी का फॉर्मूला अपन लोग अगले किसी टॉर्क में कितना एनर्जी स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में सीखते हैं, नेक्स्ट वाला चैप्टर में। इसमें आ गया है तो अपन लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, वर्क बोल लो या तो एनर्जी बोल लो, बात बराबर है। वर्क तब बोलते हैं जब एनर्जी ट्रांसफर होता है, और रुका हुआ है तो एनर्जी बोलेंगे, मूव कर रहा है तो वर्क बोलेंगे। तो अपन लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 का पहला पार्ट। पोटेंशियल एनर्जी जो कि W के बराबर है, उसका फॉर्मूला होता है PE, यहाँ पे लिख देता हूँ, PE cos थीटा F माइनस cos थीटा I, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले कहाँ रखा गया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर, ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी आता है ना सेकंड चैप्टर में। पहले तो था इनिशियल एंगल 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और आपका डायपोल का डायरेक्शन भी उधर है, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा आई इनिशियली कितना था, 0 था। जब फाइनली यहाँ लिखा हुआ है पैरेलल था, जब घूम के वापस एंटी पैरेलल हो गया, उस समय डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका पॉजिटिव, इधर हो जाएगा आपका नेगेटिव। इस समय डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है, तो कितना डिग्री का एंगल कवर कर लिया, तो थीटा एफ इनिशियल 0 था और फाइनल कितना हो गया 180, तो थीटा आई थीटा एफ का मान पता चल गया ना, रखो इसमें और क्या। पीई कॉस थीटा मतलब 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। गाइस कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1 और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो -1 घटाओ -1, तो ये हो गया -2, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा PE 2 - 2 PE, ये आपका एनर्जी हो जाएगा स्टोर है उसमें। ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट लोगे, लो फटाफट 1 2 3। ठीक है, तो 17 का पहला पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड पार्ट बोल रहा है द ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल फॉर विच टॉर्क एक्टिंग ऑन इट्स बिकम मैक्सिमम। ये बात अपन लोग पहले से भी जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कहता है कौन सा ओरिएंटेशन में टॉर्क का जो डायपोल का जो टॉर्क है वो मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा होता है, तो मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पे बदलने वाला साइन थीटा है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। 90 डिग्री होगा तो उस समय ओरिएंटेशन कैसा होगा, ऐसा एंगल, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यही वाला बात वहाँ पे लिखा हुआ है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे हम लोग को मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, तो यही ओरिएंटेशन पे अपन लोगों को मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। समझ में आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या चीज है, गॉस लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक दूसरा फ्लक्स निकालने का अनदर मेथड है गॉस लॉ। ठीक है, टोटल फ्लक्स थ्रू द इनक्लोज्ड सरफेस 1/ε0। ठीक है, फ्लक्स निकालने का दूसरा तरीका है 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। ये वाला फॉर्मूला लिख लोगे आप, मैं सोच रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ 1.5 घंटा के आसपास पहुंच चुका है, तो क्या किया जाए। 18 नंबर क्वेश्चन, ये डिफिनेशंस तो आप याद कर लोगे, इजी है। अब इसका एक डेरिवेशन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो यहाँ पे आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा, इस साइड कहीं पे भी डाल दूंगा, उस थंबनेल का पीछा करते हुए वीडियो तक पहुंच जाओगे। 7 मिनट या 6 मिनट का लेंथ का वीडियो होगा, खट से ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट के वजह से कितना होता है वहां से सीख जाओगे प्रॉपर पूरा डेरिवेशन। 18 नंबर से बच के निकल गए अपन लोग, नहीं तो टाइम बच जाता, लग जाता है अभी इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन। ये दोनों कहाँ पे मिल जाएगा आपका,
इसका भी थंबनेल दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, वीडियो का थंबनेल का पीछा करते हुए वीडियो तक पहुंच जाओगे। ये लगभग 10 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि लंबा डेरिवेशन है, 10 मिनट में वो वीडियो अपन ने खत्म किया है, तो जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, इसका भी थंबनेल आपको दिख रहा होगा, है ना, तो जाओगे वहां खोजते हुए। क्वेश्चन नंबर 21, इसका भी थंबनेल दिख रहा होगा। तो आखिरी जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सबका थंबनेल मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ये जानता था, क्योंकि जब भी अपन लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो उस समय दिक्कतें आ सकती थी, इसीलिए मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, ताकि यहाँ पे हमारा टाइम बच जाए, है ना। और एडिटिंग में भी टाइम बच जाता है, एक्सपोर्ट में बहुत सारा टाइम लगता है ना। मुझे पता है, जितने भी लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो सारे बंदे ही वीडियो के बारे में जानते हैं, एडिटिंग कैसे होता है, अपलोड कैसे होता है, आई नो। तो आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो ये सारा चीजें आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं होना चाहिए, ये आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है और 23 है और 24 भी है। तो गाइज अपन लोग 22 एंड 23 सॉल्व कर ही लेते हैं, है ना, क्यों छोड़े बकाया। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, आप मुझे एक सजेशन दे सकते हो गाइज कि किस तरह से मुझे यहाँ पे आपको पढ़ाना है। डिटेल्स पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख के बताओ, ये ऐसे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ तो समझ में आ जा रहा है। किस तरह से आपका काम बन रहा है वो बताना। मेरे दिमाग में ये चलता है पढ़ाते वक्त कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को देखने के लिए, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। यदि आप कहीं नहीं पढ़े हुए तो तकलीफ क्या, बहुत तगड़ा वाला दिमाग में प्रेशर जा रहा होगा, यार क्या हो क्या रहा है। तो एज ए टीचर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है। तो मेरा मानना है कि जरूर आपने पढ़ा होगा पहले से, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी भी यही सोच के मैं ये क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के पीछे जो थ्योरी है वो तो थ्योरी क्लास में मिलता है ना, तो जो आप ऑलरेडी करके आए होंगे। चलो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। टू पॉजिटिव आयंस विच हैव द सेम चार्ज हैविंग फोर्स रिपल्सन, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 3 पॉइंट कितना रिपल्सन फोर्स लग रहा है, फोर्स इक्वल टू 3.7 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सॉरी 19 नहीं है, 9 कूलम है। डिस्टेंस बिटवीन इच 5 एंगस्ट्रम, डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना दिया हुआ है, 5 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। तो फाइंड द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड अपने को पता करना है, क्योंकि चार्ज आपका कैसा है, सेम है। ये सारी डेटा गिवन है। Q1 बराबर Q2 दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं लेट Q0 मान लिए। ये एंगस्ट्रम में दिया हुआ है, तो एंगस्ट्रम मतलब होता है 10 की पावर कितना, नहीं 10 की पावर -10 मीटर, तो 5। और एंगस्ट्रम को हटाएंगे तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रम हटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई है, ये तो एंगस्ट्रम हटा और ये वाला मीटर आ गया, तो 5 तो पहले से था, तो 5 इंटू इतना मीटर हो गया। अब अपन लोग कूलम्स लॉ से जानते हैं, कूलम्स लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ से फोर्स बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। फोर्स का मान देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3.7 इंटू 10 की पावर -9। के का मान जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 का अपन ने क्या माना है, Q माने, तो Q गुना Q हो गया, तो Q गुना Q तो Q स्क्वायर हो जाएगा, Q स्क्वायर बोल दिए। डिस्टेंस देखो यहाँ पे दिया हुआ है 5 गुना 10 की पावर -10 का स्क्वायर, ये Q का मान निकालना है। तो ये वाला पार्टी इधर गुना हो जाएगा, 3.7 इंटू 10 की पावर -9 गुना 5 गुना 10 की पावर -10 का स्क्वायर। और ये वाला क्या है, इधर आपका मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया। 9 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल टू Q स्क्वायर। अभी इधर गेम को खत्म करते हैं, इसके बाद स्क्वायर को इधर भेज के रूट कर देंगे। क्या सारे नंबर का स्क्वायर पॉसिबल हो रहा है क्या? ये 37 वाला नहीं आ रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं एक बार।
इसको सॉल्व करना जानते हो ना, डायरेक्ट आंसर लिख दूं मैं, सॉल्व कर देता हूँ थोड़ी दूर तक, है ना। 3.7 इंटू 10 की पावर, देखो ये पावर पावर सेम है तो ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 9, इसका काम खत्म हो गया। ये 9 अभी भी बचा हुआ है, याद रखना। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर आएगा यहाँ भी 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ पे 10 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, तो ये -20 हो गया। गाइस नीचे आपका क्या है, 3 है। टोटल देखो 3.7 इंटू 10 की पावर, अब सारे पावर को जोड़ दो, ये -18 था, ये -20 आ गया और ये 25 आ रहा है, और ये नीचे कितना है, 9। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहा है, क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे जब आप, तब आपका क्यू का मान कैसे आएगा, रूट डाल दोगे, रूट अंडर, ये सब का अंडर हो जाएगा। 3.7 इंटू 25 इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -48 हो रहा है। ठीक है, तो 10 की पावर 49 कर दोगे तो और निकल जाएगा, पावर पावर वैसे भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये 9, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्यू का मान आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये इजी है, आप कर सकते हो खुद से सॉल्व। तो यहाँ पे जो मान आएगा क्यू का वो कितना आएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। गाइस इतना चार्ज आएगा अपना, जब इसको सॉल्व करोगे तो इतना चार्ज आएगा। ये तो चार्ज आया, अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो ना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से क्या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ भी है ऊपर में। तो अपने को अब निकालना है चार्ज, इसका स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 डन। इसको मिटाता हूँ, तो फिर से अपन लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, NE इक्वल टू क्यू। एन का मान निकालना है तो क्यू का मान देखो यहाँ पे निकला हुआ है, 3.2 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19। तो ये दोनों कट हम ये पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 16 दूना 32 हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए होंगे, 2 आए होंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 2 पॉइंट चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड है प्लस का 9e और दूसरे का चार्ज है प्लस का e, प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, सॉरी नॉट ए सेंटीमीटर, मीटर है, 8 मीटर अपार्ट। ठीक है, तो अपने को पता करना है वेयर शुड द थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सो दैट क्यू शुड बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो वाला पॉइंट पे या उस वाले बॉडी पे नेट चार्ज कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। आओ फटाफट से इसको भी देख ही लेते हैं, तो सारा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है आपका दो चार्ज है, ये आपका 9e है और दूसरा ये e है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये और ये वाला चार्ज। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक चार्ज उठाओ जिसका मैग्नीट्यूड है q, अब इसको कहाँ पे रखें, यहाँ पे कहाँ पे रखें कि उसका जो उस पर लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। सीधा से ये मतलब है कि कहाँ पे रखे उसको कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। तो गाइज अपन लोग जानते हैं जैसे इसको यहाँ पे रखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज ये भी रिपेल करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे रिपेल करेंगे ऐसे। तो एक टाइम आएगा इसके द्वारा इस पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, इसके द्वारा इस पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, तो दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, दो फोर्स यदि अपोजिट, एगो इधर खींच रहा है एगो इधर खींच रहा है ऐसे मान लो, तो यह बॉडी हिलेगी, नहीं हिलेगी। तो क्यों नहीं हिलेगी, क्योंकि एफ नेट बराबर क्या होगा, 0 रहेगा। तो एफ नेट का मतलब यदि इसको F1 बोलेंगे इसको F2 बोलेंगे तो F1 प्लस F2 बराबर 0 आना चाहिए, ये वाला कंडीशन होता है। इस वाला कंडीशन को लगा के वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो मानते हैं अपन लोग, क्या मानेंगे, मान लेते हैं लेट x डिस्टेंस ऑफ q चार्ज फ्रॉम 9 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस है उससे ये कितने डिस्टेंस पर है,
ये वाला पॉइंट x डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मेरा 8 है और इसको x मान लिए थे, ये 8 माइनस एक्स हो गया। तो गाइज f1 निकालते हैं सबसे पहले। f1 बराबर k q1 की जगह क्या हो जाएगा 9e, और ये तो q है ये है अपन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो टोटल क्या आ गया 9k e अपॉन x का स्क्वायर। गाइस उसी तरह f2 निकालते हैं। f2 इसके द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स, तो k तो आएगा, एक e आएगा और आपका q आएगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका देख लो 8 माइनस इसका स्क्वायर। गाइस फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन अपन लोग जानते हैं F1 मस्ट बी इक्वल टू F2, तभी तो F1 माइनस F2 बराबर क्या होगा 0 होगा, है ना। चलो जी, तो F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए, तो लगाओ आप यहाँ पे लगा देते हैं 9KEQ अपॉन यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से KEQ अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो ये सारे एक ही बार में कट गए, तो क्या बच रहा है आपका 9 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा एक्स माइनस 8 माइनस इसके बाहर में स्क्वायर होगा ना 8 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, सिंपल सॉल्व करना है, तो 9 इंटू 8 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे ये वाला पार्टी को, जल्दी फोटो इसका लो, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 डन। ठीक है देखो यहाँ पे यहाँ पे कितना है गाइज आपका 9 है, तो मतलब ये 9 का भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूंगा तो मेरा काम बच जाएगा। ठीक है, तो अब इसी दिमाग लगाते हैं, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया, 8 माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू 8 माइनस एक्स, ये टोटल का स्क्वायर हो गया इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर उड़ता है तो प्लस माइनस साइन आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस एक्स हो गया। अब प्लस साइन को टेकिंग प्लस साइन को लेने पर तो क्या हो जाएगा 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 24 हो गया और 3x हो गया इक्वल x हो जाएगा। x का मान निकालना, इधर भेज दो, तो 24 इक्वल टू 3 था उधर चला गया तो 4x हो गया। अब ये 4 से कट जाएगा, कितने बार में 6 बार में, x बराबर 6 आ गया, यही आपका आंसर। लेकिन निगेटिव वाला को भी लेना है, तो टेकिंग निगेटिव, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों बताता हूँ अभी। निगेटिव साइन को लेंगे तो ये 24 माइनस 3x आएगा और ये माइनस का x है, ये कितना है आपका -3, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा। x का मान यहाँ पे दिखे वो 12 आ गया, x इक्वल टू 12। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ही कितना है 8 मीटर है, तो आपको इन्हीं के बीच में रखना है, बाहर में थोड़े। तो क्या 12 मीटर हो सकता है, नॉट पॉसिबल, रिजेक्टेड। ये क्या हो गया रिजेक्ट हो गया, तो x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर है, तो ई वाला चार्ज से कितना सेंटीमीटर होगा 2 सेंटीमीटर, 8 में 6 घट गया, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर। ठीक है, मीटर। जनरली जितने क्वेश्चंस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के या चैप्टर नंबर 1 के, वो आपका सेंटीमीटर में ही रहता है ना, इसीलिए आदत सी हो गई थी सेंटीमीटर। खैर कोई बात नहीं, मीटर होगा। ठीक है, ये फाइनल आउटपुट है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले इसका, 1 2 3 डन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, फिर उसका इसी तरह मैराथन देखेंगे, फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी मंथ जो बचेगा उसमें VVI क्वेश्चन अपन लोग लगाएंगे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको बोर्ड पे, तो फटाफट से चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, थैंक यू गाइस, अपना हो प्रिपरेशन अच्छे से रखिएगा, गुड बाय।